Hey viewers, once again welcome to my channel. You are watching the tutorial series on scheduling algorithms, and in my last tutorial I had discussed an example to compute turnaround time and waiting time using FCFS, which means first come first serve. And today I am gonna solve the same example using SJF, means shortest job first scheduling algorithm. Let's start. Here is a question. We are going to calculate average waiting time and turnaround time using SJF, shortest job first. लास्ट वीडियो में हमने सेम क्वेश्चन को FCF से सॉल्व किया था और आज हम इसी क्वेश्चन को SJF यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि FCFS में हम कंसिडर करते हैं अराइवल टाइम. ठीक है, FCFS में हम क्या देखते हैं, मेनली अराइवल टाइम पर फोकस करते हैं. वाइल इन SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम इज कंसिडर्ड. राइट, मतलब SJF में हम एग्जीक्यूशन टाइम देखते हैं, जबकि FCFS में हम क्या देखते हैं, अराइवल टाइम देखते हैं. तो क्योंकि FCFS का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो इसी वजह से अराइवल टाइम देखा जाता है. जो पहले आया है उस मतलब जिसका अराइवल टाइम कम है वो ही पहले उसे ही पहले एलोकेट हो जाएगा CPU. राइट, लेकिन SJF में क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है. ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है मतलब जिसका जो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसका CPU बर्स्ट कम है वो. ठीक है, तो उसमें एग्जीक्यूशन टाइम कंसिडर किया जाता है. तो सॉल्व कैसे करना है, वैसे ही करना है. मैं जैसे वहाँ टर्न अराउंड टाइम के लिए फॉर्मूला लगाया था, वेटिंग टाइम के लिए फॉर्मूला लगाया था, लेकिन मेन होता है गैंट चार्ट बनाना. तो गैंट चार्ट बन जाएगा तो समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो चलिए इसका गैंट चार्ट बनाते हैं. ये मैंने बॉक्स ड्रॉ कर लिया. राइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया है, P1 जीरो पर आया है ना, तो जीरो पर आ चुका है P1. ठीक है, इसका अराइवल टाइम था 0, तो P1 सबसे पहला आ गया है. उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे P1 क्योंकि P1 सबसे पहला है, 0 पर आया है. अब आपको पता है कि SJF क्या होता है, SJF इज नॉन प्रीएम्प्टिव. तो ये क्या होगा, पूरा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है. ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट लेक्चर दिया था CPU स्केड्यूलिंग का. ठीक है, तो ये क्या होगा, पूरा इसका टाइम क्या है, 10 मिली सेकेंड. इसका CPU बर्स्ट है तो 10 तक ये एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 10. अब क्या होगा, जब ये 0 से 10 तक ये चला, इसी बीच में क्या आया होगा, 1 2 3 1 से लेकर 9 तक सभी मिली सेकेंड्स आई होंगी, और उसी वक्त 1 पर आ चुका होगा P2. जब 4 हुआ होगा तो वहाँ P3 भी आ चुका होगा, P4 भी आ चुका होगा और P5 भी यहाँ पर आ चुके होंगे. लेकिन ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, इसी वजह से वो यहाँ पर इसे हटाकर अपनी जगह नहीं ले सके. ठीक है, तो प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव मैंने आपको समझाया है फर्स्ट लेक्चर में, तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, आप वहाँ से उसे देख लीजिए. तो आगे क्या होगा, अब जब यहाँ P2 P3 P4 P5 आ चुका है और अब नेक्स्ट हम इनमें से कोई सा सिलेक्ट करना है, तो हमें किस बेस पे सिलेक्ट करना है, शॉर्टेस्ट जॉब, यानी जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है, मुझे सिलेक्ट करेंगे. तो ये तो हो चुका, दिस इज डन. अब हमें इन 4 में से चेक करना है सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम किसका है, P4 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 2. मीन्स कि सबसे कम टाइम में ये एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेंगे हम P4 प्रोसेस और क्या करेंगे यहाँ, क्योंकि इसका टाइम कितना है, 2 मिली सेकेंड से, तो 10 + 2 कितना हुआ, 12 हुआ. तो हम यहाँ लिख देंगे 12. ठीक है, 10 से स्टार्ट किया, 2 तक चला तो 12 हुआ. ठीक, नेक्स्ट ये हो चुका है. अब इसके बाद कौन सा हमें दिख रहा है, ये 3 प्रोसेस अब बचे हैं, ये भी क्यू में है. तो इनमें सबसे कम वेटिंग टाइम, सबसे कम CPU बर्स्ट किसका है, P3 का सबसे कम है, तो हम यहाँ लिख देंगे P3 और इसका CPU बर्स्ट है 4. तो 12 + 4 = 16, तो यहाँ पर आ गया 16. राइट, ये हो चुका है. नेक्स्ट आएगा 6 और 5. हाँ, यहाँ हमारे पास P2 प्रोसेस बचा है, P5 बचा है, जिस एक का 6 है CPU बर्स्ट एंड एक का 5 है. तो ऑब्वियसली हम कौन सा लेंगे, जिसका कम है. ठीक है, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है, क्योंकि हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी सबसे पहले हमें शॉर्टेस्ट जॉब को सिलेक्ट करना है. तो हम क्या लेंगे, नेक्स्ट P5 सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आ चुका हमारा P5 और 16 में हम 5 प्लस कर देंगे तो 21 यहाँ टाइम हो चुका. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सिर्फ एक ही बचा है P2, तो हम यहाँ लिख देंगे P2 और इसका कितना है, 6 है, तो ये हो गया हमारा 27. ठीक है, फिर से बताते हैं कि कैसे बनाइए, किस तरह से हुआ है. तो स्टार्ट होगा टाइम, सबसे कम टाइम से स्टार्ट होगा. ऐसा तो नहीं है कि P4 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना था,
सिर्फ 2 मिली सेकेंड्स है। तो ऐसा नहीं करना कि हम सबसे पहले P4 स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये 4 मिली सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमारे पास जो सबसे कम टाइम है वो 0 है, यानी 0 से स्टार्ट करना है हमें। तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये हुआ इसका CPU बर्स्ट था 10, तो ये 10 मिली सेकेंड्स तक रन किया इसने, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। इसी वजह से दूसरे प्रोसेसेस आकर इसको नहीं हटा सकते और इसकी जगह नहीं ले सकते, तो ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा। 0 से 10 तक इसका एग्जीक्यूशन हुआ, राइट। इसके बाद क्या हुआ, बाकी जो 4 प्रोसेस थे वो भी क्यू में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है SJF, मीन्स शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो इसके हिसाब से जिसका सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम होता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसका सबसे कम बर्स्ट टाइम या फिर CPU बर्स्ट सबसे कम होगा, हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो ये तो हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ये 4 बचे हुए हैं, अभी ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, सिंपल है। तो सबसे कम कौन है, 2 वाला है, यानी P4। तो P4 हमने लिखा, इसने P4 ने 10 से स्टार्ट किया, लेकिन कब तक चलना है, इसे सिर्फ 2 मिली सेकेंड तक इसे रन करना, एग्जीक्यूट होना है। तो 10 + 2 = 12 तक ये रन करेगा, राइट। ये हो चुका। इसके बाद हमारे पास ये 3 बचे थे, इनमें सबसे कम हमारे पास दिख रहा है P3, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है CPU बर्स्ट है 4, ठीक है। तो इसने 12 से स्टार्ट किया P3 ने, और 12 में 4 मिली सेकेंड तक ये चलेगा, तो 16 हो गया, ठीक है। 12 + 4 = 16। नेक्स्ट हमारे पास P2 एंड P5 बचा हुआ है। अब इन दोनों में से कम बर्स्ट टाइम किसका है, P5 का। तो हमने यहाँ लिखा P5, और ये कितने मिली सेकेंड तक चलेगा, ये चलेगा 5 मिली सेकेंड तक। तो इसने 16 से स्टार्ट किया, एंड 16 + 5 = 21। एंड लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक बचा है P2, हमने यहाँ लिखा P2, और ये 21 से इसने स्टार्ट किया, चलना इसे कितनी देर तक है, 6 मिली सेकेंड तक। तो 21 + 6 = 27। दिस इज द गैंट चार्ट, राइट। अब गैंट चार्ट बन चुका है, तो अब हमें वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, जो कि अब बहुत सिंपल है। सिंपल हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला से पहले मैं बिलीव करती हूँ कि हमें एक फॉर्मूला रटने से ही नहीं, हमें पता भी होना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किस तरह से टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हो रहा है और किस तरह से वेटिंग टाइम। फॉर्मूले में पुट करके तो कोई भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वैसे पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो स्केड्यूलिंग की फर्स्ट लेक्चर है, कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टोटल टाइम स्पेंड बाय प्रोसेस इन द सिस्टम। पूरे सिस्टम में जब तक उसने एंट्री की और कंप्लीशन तक किसी भी प्रोसेस ने कितना टाइम स्पेंड किया है, वो होता है टर्न अराउंड टाइम। अब ये देखिए आप, P1 0 मिली सेकेंड पर आ चुका था, सबसे पहले आया था, लेकिन ये चला कब तक, कंप्लीट कब तक हुआ, 10 तक, ठीक है। तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 0 पे इसने स्टार्ट किया, 10 तक फिनिश हो गया, कितना हो गया टर्न अराउंड टाइम, 10 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोसेस P2 की बात करते हैं। अब P2 आया कब था, जब 1 मिली सेकेंड हुई थी, जब P2 आया था। लेकिन P2 फिनिश कब हुआ, जब 27 मिली सेकेंड। तो इसने कितना टाइम स्पेंड किया CPU में, सिस्टम में, 27 पर इसने एग्जिट किया, 1 मिली सेकेंड पर ये आया था, तो टोटल कितना हुआ, 26 मिली सेकेंड टाइम इसने स्पेंड किया पूरे सिस्टम में। नेक्स्ट आता है P3 आ चुका था 4 मिली सेकेंड पर, लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ है, 16 मिली सेकेंड पर। तो 16 - 4 यानी कि ये 12 मिली सेकेंड इसने स्पेंड किए यहाँ पर, किसमें, सिस्टम में। नेक्स्ट होता है P4 आया है। P4 कब आया था, 4 मिली सेकेंड पर P4 आया था, लेकिन एग्जिट कब हुआ है, 12 मिली सेकेंड। तो 12 - 4 यानी कि इसने 8 मिली सेकेंड स्पेंड किए सिस्टम में। लास्ट हमारे पास है P5 आया था 5 मिली सेकेंड पर, और इसका जो एग्जिट हुआ है वो है 21 मिली सेकेंड, यानी कि इसे 16 मिली सेकेंड इसे सिस्टम के अंदर रहना पड़ा, सिस्टम में स्पेंड किया इसने इतना टाइम। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है टर्न अराउंड टाइम का, सिंपल होता है, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। जैसा अभी यहाँ सॉल्व करके बताया अभी कि हम क्या कर रहे थे, कि कंप्लीशन टाइम है उसमें से हम अराइवल टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोसेस P1 के लिए टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ P1 = P1 का एग्जिट टाइम क्या है, 10। सो 10 माइनस P1 आया कब था, P1 आया था 0 मिली सेकेंड पर, तो 0 लिखा, तो इसका कितना आ चुका है, 10, ठीक है। तो P1 का टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, 10। नेक्स्ट हम लिखते हैं P2 के लिए। P2 एग्जिट कब हुआ है, 27 पर। आप चाहें तो पहले इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। सो P2 का है 27 माइनस अराइवल टाइम क्या है, P2 का 1 है, तो यहाँ लिखा हमने 1, इसका हो चुका है टर्न अराउंड टाइम 26। नेक्स्ट है
P3 का एग्जिट टाइम है 16 एंड P3 का एंट्री टाइम कितना है 4. सो 16 माइनस 4 इज 12. नेक्स्ट P4 का एग्जिट टाइम है 12 एंड P4 की एंट्री कब हुई है 4. अराइवल टाइम, एंट्री यहाँ नहीं देखनी, हमें अराइवल टाइम चेक करना है. ठीक है. सो P4 के लिए 4, 12 माइनस 4 इज 8. नेक्स्ट है P5 की जो एग्जिट टाइम है वो है 21 एंड P5 का अराइवल टाइम है 5 इज इक्वल्स टू 60. सो यहाँ हमने सभी का टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लिया. अब बात करते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम की. सबसे पहले तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका टोटल करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस. तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला लिखते हैं. तो ये रहा फॉर्मूला. हमें इसमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है. तो टोटल टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ, 10 प्लस 26 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस. टोटल प्रोसेस कितने, 1 2 3 4 5 प्रोसेस हैं. तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे एंड उसे 5 से डिवाइड कर देंगे. तो 10 प्लस 26 36 प्लस 12 48 प्लस 56 प्लस 16 72. तो 72 डिवाइडेड बाय 5 और ये रहा हमारा आंसर. हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 1 4.4. ठीक है. तो ये आ चुका है हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम. बहुत सिंपल था. नेक्स्ट बात करते हैं वेटिंग टाइम की. तो पहले वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम उसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे. तो वेटिंग टाइम पहले निकाल लेते हैं सभी का. तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख लिया है वेटिंग टाइम का, और फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस CPU बर्स्ट. तो सबसे पहले देख लेते हैं वेटिंग टाइम निकलता कैसे है. तो वेटिंग टाइम क्या होता है, यहाँ से देखिए, जब कोई भी प्रोसेस आ जाता है, ठीक है, अराइवल टाइम उसका है ये. ठीक है. प्रोसेस आ गया लेकिन उसे CPU नहीं मिला टाइम से. ठीक है. तो उसे कितना टाइम वेट करना पड़ा, CPU जब उसे एलोकेट हुआ उससे पहले और अराइवल टाइम जो उनका जो डिफरेंस है उसे कितना टाइम वेट करना पड़ रहा है, वो होता है वेटिंग टाइम. जैसे कि P1 प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो P1 प्रोसेस 0 पर आ चुका था और इसे CPU कब मिला, 0 पर ही मिल गया. तो इसे बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा. तो इसके लिए वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अगर हम प्रोसेस P2 की बात करते हैं तो प्रोसेस P2 आ चुका था 1 पर ही, लेकिन इसे वेट कितना करना पड़ा, इसे वेट करना पड़ा यहाँ तक, क्योंकि P2 को जब CPU मिला है तब कितना टाइम था, 21, लेकिन ये आ कब गया था, 1 पर ही. तो इसे इतना टाइम वेट करना पड़ा, 21 माइनस 1 यानी 20 मिली सेकेंड इसे वेट करना पड़ा CPU के लिए. अगर हम P3 प्रोसेस की बात करते हैं तो वो 4th पर ही आ चुका था लेकिन इसे CPU मिला 12 पर. ठीक है. तो ये इसके लिए हो गया वेटिंग टाइम, इन दोनों का डिफरेंस. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं P4 की, तो P4 भी 4th पर आ चुका था लेकिन P4 को CPU कब मिला है, P4 को मिल गया था 10 पर. तो 10 और 4 का डिफरेंस हो जाएगा वेटिंग टाइम. नेक्स्ट P5 की अगर हम बात करते हैं तो P5 आया था 5 पर लेकिन CPU कब मिला, 16 पर मिला. तो 16 में 5 माइनस करेंगे वो हो जाएगा वेटिंग टाइम. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है. तो ये रहा फॉर्मूला अभी लिखा था. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P1 प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं. तो P1 इज इक्वल्स टू, P1 का टर्न अराउंड टाइम कितना है, P1 का टर्न अराउंड टाइम है 10. ठीक है. ये अभी कैलकुलेट किया था. सो 10 माइनस CPU बर्स्ट कितना है P1 के लिए, 10 ही है. तो हम यहाँ लिख देंगे 10, राइट. सो 10 माइनस 10 इज 0. वैसे दिख भी रहा है कि वेटिंग टाइम कितना होना चाहिए P1 के लिए, 0 ही होना चाहिए क्योंकि वो 0 पर ही आया और 0 पर ही CPU मिल गया. तो उसका वेटिंग टाइम कितना है, 0. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस P2 की. तो P2 के लिए टर्न अराउंड टाइम है 26. सो 26 माइनस P2 के लिए CPU बर्स्ट कितना है, P2 के लिए CPU बर्स्ट है 6. सो 26 माइनस 6 हम यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 20. नेक्स्ट P3 के लिए कैलकुलेट करते हैं. सो P3 इज इक्वल्स टू, P3 का टर्न अराउंड टाइम कितना है, 12. सो 12 माइनस CPU बर्स्ट कितना है P3 के लिए, P3 का CPU बर्स्ट है 4. तो 12 माइनस 4 हम यहाँ करेंगे और ये आ गया हमारा P3 के लिए वेटिंग टाइम. नेक्स्ट हम बात करते हैं P4 प्रोसेस की. सो P4 के लिए हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है वो 8 है और P4 के लिए जो CPU बर्स्ट है वो 2 है. सो हम क्या कर देंगे, 8 माइनस 2 कर देंगे. तो P4 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2. ठीक है. नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास प्रोसेस P5 जिसका टर्न अराउंड टाइम 16 है और P5 का जो CPU बर्स्ट है या बर्स्ट टाइम कह लीजिए तो वो कितना है, 5 है. तो 16 माइनस 5 हो जाएगा. ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल वैल्यूज पुट कर रहे हैं फॉर्मूला में और हम आंसर निकाल रहे हैं. ठीक है.
तो 16 माइनस 5 ये हो गया हमारा 11। तो ये आ गया सभी का वेटिंग टाइम, राइट। अब क्या करना है, हमें एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। तो जिस तरह से हमने अभी टर्न अराउंड टाइम निकाला है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट किया है, टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। इसी तरह से अगर हमें वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे टोटल वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला वेटिंग टाइम का एवरेज निकालने के लिए। एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल्स टू टोटल वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। यहाँ हम लिखेंगे टोटल वेटिंग टाइम कितना है, 0 + 20 + 8 + 6 + 11, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, 5। हम इनका सम करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, और हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम। और यही तो हमें चाहिए था। तो इनका सम आ चुका है हमारे पास कितना, 45। 45 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 9 milliseconds एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने यहाँ एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकाला है, एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाला, हमने गैंट चार्ट बनाया, ठीक है। तो एसजीएफ आपको समझ आया होगा। एसजीएफ में क्या किया है हमने, सिंपली एसजीएफ होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है, यानी कि हमें सबसे पहले जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होता है, हमें सबसे पहले वही जॉब सेलेक्ट करनी होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम सीपीयू एलोकेट करते हैं, राइट। तो इसमें हमने यही किया। और इसमें हमने क्या किया, एसजीएफ का हमने नॉन प्री एम्प्टिव वर्जन सॉल्व किया है। एसजीएफ वैसे हम प्री एम्प्टिव से भी कर सकते हैं, और वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, ओके। और आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हमने एफसीएफ से सॉल्व किया था पहले, और आज हमने एसजीएफ से सॉल्व किया, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम दोनों केस में ही अलग अलग आया है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो आप उस डिफरेंस को नोटिस कीजिए और बताइए कि कौन सा बेहतर है, एफसीएफएस या फिर एसजीएफ। आप दोनों के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और ये ज़रूर बताइएगा, और मैं इस चीज़ का वेट करूँगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।